गुजरात सरकार ने आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए क्या गाइडलाइन जारी की? प्रोफाइल लॉक रखने के क्या दिए गए निर्देश? क्यों सरकार ने जारी की गाइडलाइन? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात सरकार ने आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल लॉक रखने का निर्देश दिया है। सरकार ने सोशल अकाउंट हैक करने के लिए गाइडलाइंस की घोषणा की है। सरकार की ओर से अधिकारियों को कहा गया है कि वो प्रोफाइल की जांच करने के बाद ही अजनबियों से अनुरोध स्वीकार करें। दूसरों को प्रशिक्षित करने वाले अधिकारियों को भी हैकर से सावधान रहने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले आईएएस, आईपीएस के लिए 10 सूत्री गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें अधिकारियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी दी गई है। अधिकारियों को उनके नाम से बने फर्जी अकाउंट की जानकारी देने का भी आदेश दिया है। आईपीएस हसमुख पटेल का फेसबुक अकाउंट हैक होने के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। खास बात तो यह है कि पिछले साल आईपीएस, आईएएस के सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की कई घटनाएं सामने आई है। पिछले 5 साल में केंद्र के 641 से ज्यादा अकाउंट हैक हो चुके हैं। साल 2070 में कुल 175 अकाउंट हैक हुए थे, तो वहीं साल 2018 में सिर्फ 114 अकाउंट हैक हुए हैं। साल 2019 में हैकिंग की संख्या 61 हो गई। साल 2020 में हैकिंग की संख्या फिर से बढ़कर 77 हो गई, तो वहीं साल 2021 में अकाउंट हैक होने की 186 घटना हुई थी, जिसको लेकर अब सरकार एक्शन मोड में देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। गुजरात सरकार ने लॉन्च किया अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल। जानिए नागरिकों को क्या मिलेगी सुविधाएं। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने और लोगों से संवाद करने का मुख्यमंत्री कार्यालय का नया प्रयोग शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यालय ने एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। सीएमओ का प्रयास है कि नागरिकों तक सटीक जानकारी पहुंचे। यह विकास का लाभ हर इंसान तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की एक पहल है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही है। राज्य सरकार का यही उद्देश्य है कि नागरिकों तक इसकी सटीक जानकारी पहुंचे और विकास का लाभ हर इंसान तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, जिस पर आप माननीय मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों में विभिन्न विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पर सरकार की विभिन्न योजना की जानकारी भी आम नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी। चैनल को फॉलो करने के लिए लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। विपक्षी गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हुई है। हर बैठक में दलों के शामिल होने के साथ गठबंधन की ताकत बढ़ी है। पहली बैठक में 15, दूसरी में 26 और तीसरी में घटक दलों की संख्या 28 हो गई है। लेकिन क्या इस बैठक में क्या पीएम फेस सीट शेयरिंग होगा? इंडिया की अगली मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? आइए देखते हैं अंदर की बात में। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपनी पहली बैठक में अगली मीटिंग कहाँ होगी, बैठक का एजेंडा क्या होगा और लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की आगे की रणनीति जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कमेटी ने फैसला किया है कि अगली बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। गठबंधन पहले घटक दलों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि सबकी एक राय हो और एकजुट होकर एक रणनीति पर काम किया जा सके। भले ही ये सब दल राष्ट्रीय स्तर के मंच पर साथ नजर आ रहे हों, लेकिन इनमें से कई राज्यों में एक दूसरे के घूर प्रतिद्वंदी है। जैसे बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी, पंजाब में कांग्रेस और आप, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच टकराव और बयानबाजी की खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती है। तभी अब तक पीएम पद के चेहरे पर चर्चा को लेकर गठबंधन में कोई सुगबुगाहट नहीं है। गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इंडिया की दूसरी बैठक हुई। 31 अगस्त और 1 सितंबर को गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना और पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इसमें एक कर्नल भी शामिल थे। क्या है अनंतनाग में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की कहानी, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 सेना के अधिकारी और 1 डीएसपी शहीद हो गए। इनमें कर्नल मनप्रीत सिंह भी शामिल थे। कर्नल मनप्रीत के घर जब से उनकी शहादत की खबर पहुंची है, तभी से वहां मातम पसरा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल मनप्रीत पिछले 4 साल से अनंतनाग में पोस्टेड थे। वह 19 RR को सिख में रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके पिता भी सेना में थे। कर्नल मनप्रीत के भाई संदीप सिंह ने बताया कि सारा परिवार मोहाली में रहता है, लेकिन भाभी जगमीत ग्रेवाल टीचर हैं, इसलिए वह बेटे कबीर सिंह और बेटी वाणी के साथ अपने माता पिता के घर यानी पंचकुला में रह रही है, क्योंकि वहां से भाभी का स्कूल पास में है। मनप्रीत सिंह की साल 2016 में पंचकुला निवासी जगमीत कौर से शादी हुई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना और पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडर मेजर आशीष धोनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार ने नियम में बदलाव किया है। अब ग्रेजुएटी पेंशन और पीएफ का लाभ कुछ कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए है। अब किन कर्मचारियों को ग्रेजुएटी पेंशन और पीएफ का लाभ नहीं मिलेगा, क्या हुआ नियम में बदलाव, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। केंद्र सरकार ने अब कुछ सदस्यों के लिए नियम में बदलाव किया है। इनको अब पीएफ, ग्रेजुएटी और पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह संशोधन नियम 13 में किया गया है। सरकार ने कहा है कि कुछ सदस्यों को अब पेंशन से लेकर पीएफ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एक समय पर 2 सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक आयकर, अपीलीय न्यायाधिकरण और वस्तु एवं सेवा कर न्यायाधिकरण के सदस्यों को ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रिब्यूनल सदस्यता को पूर्णकालिक नौकरी वाली कैटेगरी में रख दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें किसी एक सर्विस से इस्तीफा देना होगा। पहले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों को कभी कभी उनकी मौजूदा सेवा में रहते हुए अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता था। इस कारण वे पेंशन और अन्य लाभ के हकदार थे। लेकिन अब किसी अदालत के सेवारत न्यायाधीश को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो उन्हें ट्रिब्यूनल में शामिल होने से पहले या तो इस्तीफा देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।